आज की क्लास है GS1 वैल्यू एडिशन आर्ट एंड कल्चर की। तो आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को मेरी, करेक्ट? ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है, मैंने देखो, ये जो मैंने बनाए हैं नोट्स, ये मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी की मतलब हिंदी की क्लास नहीं ले पाते हैं, मुश्किल होता पढ़ना, और साथ में हिंदी इंग्लिश को साइड बाई साइड में क्यूपी का मटेरियल रखता हूँ तो वो छोटा छोटा फॉन्ट हो जाता है, फिर पढ़ने में नहीं आता। इसलिए मैंने कोशिश की एटलीस्ट हेडिंग्स को बाइलिंगुअल रख दिया है मैंने। बाकी डिटेल्स में आपका हिंदी की बुक अलग है, क्यूपी की, इंग्लिश की बहुत अलग है, तो उसको आप पढ़िएगा। उसी का कंटेंट मैंने अलग से मेहनत करके ये पीपीटी बनाई है आपके लिए, जिससे कि आपको बाइलिंगुअल एक साथ में दोनों लोग भी को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी क्यूपी की बुक खोल लेना इसके साथ में, और वही सेम कंटेंट है, इट विल हेल्प, है ना। तो पहला टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। जैसे क्वेश्चन कई बार आता है इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर क्या होता है, कैसे होता है, तो इसी के बारे में एक पीवाईक्यू बेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहाँ से इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन। तो ओल्डेस्ट वो एक कीवर्ड है, वेरी वन कीवर्ड की ओल्डेस्ट। आपको कीवर्ड से आइडेंटिफाई करना है अपने आंसर में और उनको लिखना है। जैसे कि मैंने कल समझाया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हमेशा कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन का वर्ड यूज करना है, क्योंकि उसका जो कल्चर है वो पहले से अभी तक कंटिन्यू आया हुआ है। बाकी जो सिविलाइजेशन है उनका नहीं आया, वो लोग अपने मतलब कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर पाए, है ना, मेंटेन नहीं कर पाए, संरक्षित नहीं कर पाए, तो उनका खत्म हो गया वहीं पे। लेकिन इंडियन जो सिविलाइजेशन है, मतलब आईवीसी हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका जो कल्चर है वो आज तक कंटिन्यू है। इवन चंडीगढ़ वगैरह में उसका रिफ्लेक्ट होता है, उसके जो चीजें हैं आज भी दिखती हैं। तो इसीलिए आईवीसी को हम से कंटिन्यूटी का वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह के कीवर्ड आपको यूज करना है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन, तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में आपको क्या लिखना है, ओल्डेस्ट लिखना है। ओल्डेस्ट इज अ वेरी कीवर्ड, और साथ में कॉन्टिन्यूअस, ओल्डेस्ट भी है, कॉन्टिन्यूअस सिविलाइजेशन है, ठीक है, प्राचीनतम और सतत। अब इसके बाद फिर मार्क्ड बाय कॉन्टिन्यूटी, डाइवर्सिटी, एडेप्टेबिलिटी, ये अगेन तीन कीवर्ड आ गया, है ना। तो इनको ACD याद कर लो, है ना, ACD, AC, B को गायब कर दो, ACD, A फॉर एडेप्टेबिलिटी, C फॉर कंटिन्यूटी एंड D फॉर डाइवर्सिटी, ठीक। और बी से भी कुछ बना सकते हो यहाँ पे, है ना, बी से भी कुछ वर्ड बना दोगे तो ABCD हो जाएगा। आप लोग बी से कोई अच्छा सा वर्ड सोच के यहाँ पे कमेंट कर दो तो ABCD हो जाएगा, है ना। मे बी बिगेस्ट और कुछ भी अच्छा से कीवर्ड सोचो जो वहां पे डाल दो, तो ABCD करके 3 हो गया है अभी फिलहाल, एडेप्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी और कंटिन्यूटी, ये 3 हो गए। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, रूटेड इन द स्पिरिचुअल कोर। स्पिरिचुअलिटी भी हमारी इंडियन से ओल्ड सिविलाइजेशन का बहुत मूल है, मतलब, है ना, आध्यात्मिक मूल जो है, इस शब्द को भी आपको प्रयोग करना है अपने। तो एक ही लाइन में, तो मैंने आंसर राइटिंग में क्या सिखाया कि आपको कभी भी लूज लाइंस नहीं लिखनी है ना, कभी डीली डाली लाइंस मत लिखिए, जेनरिक पॉइंट्स मत लिखिए, इतना इनरिच लिखिए कि एक लाइन में 5-6 कीवर्ड आया, मतलब एकदम क्या बोलते हैं ना, सॉलिड लाइन। अब देखो यहाँ पे कितना है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन है। 2 लाइन के इंट्रोडक्शन में क्या है, ओल्डेस्ट वर्ड भी आ गया, कॉन्टिन्यूस सिविलाइजेशन भी वर्ड आ गया, 2 कीवर्ड आए। फिर कॉन्टिन्यूटी, डाइवर्सिटी, एडेप्टेबिलिटी आ गए 3, तो 2 3 5 कीवर्ड हो गए। रूटेड इन स्पिरिचुअल कोर, स्पिरिचुअल कोर भी एक कीवर्ड आ गया, तो 6। 2 लाइनों के अंदर 6 कीवर्ड डाल दिए। इंट्रोडक्शन वगैरह आप इतना डाल देंगे तो समझिए कि आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा कंपेयर टू राइटिंग ए जेनरिक लाइन। तो अपने कीवर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस को बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोर फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर्स के क्या कोर फीचर्स हैं, तो यहाँ पे सारे कोर फीचर्स लिखे हुए हैं। आप इसको अगर पूछा गया क्वेश्चन में तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। एक थंब रूल आंसर राइटिंग का ये भी समझ लो, जो चीज पूछा गया है उसको कभी भी ये वाले डायग्राम में मत बनाओ, है ना। ये जो तीर कमान बना देते हैं ना बहुत लोग, सीख लिए हैं कि वो, तो अगर फीचर क्वेश्चन में पूछा गया है और वो 5 नंबर का है या 4 नंबर का है, तो फीचर लिख के आप यहाँ पे एक एक वर्ड लिख दोगे ना तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। ये तीर कमान तब काम आता है जब आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो पूछा नहीं गया है उस जगह पे, मतलब चैलेंजेस नहीं पूछे हैं, वे फॉरवर्ड नहीं पूछा, आपने इस तीर कमान में दे दिया, दैट इज गुड इनफ, जस्टिफाइड और अच्छा है, क्योंकि हमको ज्यादा एक वर्ड से ज्यादा लिखना भी नहीं, वहां पे आपने 4 वर्ड लिख दिए। लेकिन जो मेन डिमांड है, अगर आपने इस वर्ड में लिखा तो आप लिख ही नहीं पाओगे ना, और अगर एक 4 कीवर्ड लिखा, खाली 2-3 वर्ड लिख दिए तो आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसको हमेशा हमें पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो जो मेन, अगर कोर फीचर पूछा गया तो आपको उसको पॉइंट में लिखेंगे, कभी भी डायग्राम में नहीं लिखेंगे, पॉइंट्स में भी अच्छे से लिखेंगे, प्रॉपर हेडिंग बना के एग्जांपल के साथ में। तो ये चीज याद रखो कि अगर जो मेन डिमांड है उसको हेडिंग, सब हेडिंग फॉर्मेट, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा
तीर कमान डायग्राम, उसको कभी पॉइंट्स में मत लिखिए क्योंकि वो एडिशनल है, समझ गए? तो ये चीज समझो। सर इस सेशन को रिकॉर्डिंग कर देना। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो समझो कि एक एसेंशियल है पार्ट होता है जो पूछा गया है, एक एडिशनल पार्ट है जो आप हम खुद से दे रहे हैं। तो खुद से वाला तीर कमान सर डायग्राम बना के फिर बाद में एक्सप्लेन कर दें तो फिर वो डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन हो जाएगा ना। आपने यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी यहाँ भी लिखा है, फिर आप उसको हेडिंग बनाओगे सेम पॉइंट्स, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आपका स्पेस खा रहा है, टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने यहाँ पे सेम चीजें यूनिटी इन डाइवर्सिटी लिख दिया, अर्बनाइजेशन लिख दिया, है ना, और मान लो स्पिरिचुअलिटी लिख दिया, अब उसी को फिर आप वापस से हेडिंग बना रहे हो, तो क्या क्या नया क्या आया? कुछ नहीं नया आया, वही पॉइंट्स वहां है, वही पॉइंट्स नीचे हैं। तो ऐसे करके तो आप किसी भी टॉपिक में, मतलब हर टॉपिक में ही इस तरह का तीर कमान बना सकते हो ना, कुछ भी वैल्यूडेशन, इनफैक्ट वो डुप्लीकेशन होगा। तो कभी भी मेहनत डुप्लीकेशन में नहीं करनी है, डुप्लीकेशन में कभी भी नंबर नहीं मिलता है। अगर आपको डबल एफर्ट क्यों लगाना है, जब वही चीज हम पॉइंट्स में लिख जा रहे हैं तो उसको इसी को दोबारा किसी डायग्राम में क्यों लिखना है? अंडरस्टूड? हर चीज का एक नया यूनिकनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वही चीज यहां भी लिखा वही चीज वहां भी लिखा। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे लिख दिया पॉइंट वाइज तो अच्छा है, उसको उधर गोल चक्कर बना देंगे तो उसमें देखेगा तो और अच्छा मिल जाएगा, और हम भी खुश हो जाएंगे हम तो डायग्राम बना के आए हैं। अरे वो तीर कमान बनाना डायग्राम नहीं होता, वो हर कोई बना लेता है। डायग्राम के वर्ड का मतलब ये नहीं होता कि आप हब स्कोप बना रहे हो, ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है। लोगों को लगता है कि बस ऐसे जाएंगे साइड में ऐसे बनाएंगे, ये बना देंगे तो हमने तो डायग्राम बना के आए हैं, या फिर ये बना दिया तो ये तो डायग्राम। वैसा डायग्राम नहीं होता है, ये तो बस एक पॉइंट लिखने का तरीका होता है। इनफैक्ट मुझे तो ये पसंद नहीं है, अगर आप इसको इन पॉइंट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप टेढ़ा मेढ़ा लिख रहे हो, कहीं एडजस्ट कर रहे हो, जगह है उसमें फिट करवा रहे हो, तो वो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से आपको अवॉइड ही करना चाहिए अगर ज्यादा कंटेंट है। आपको अगर मैप का मतलब होता है चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, और क्या बोलते हैं अच्छे इनोवेटिव डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, सिमेटिक्स बनाना, जैसे उसमें स्तंभ का बनाया था, है ना, और कलश बना दिया था, पेंटिंग्स का बना दिया, तो ये सब चीजें डायग्राम में आती हैं। वो तीर कमान और साइड में ये सब चीजें नहीं आती थी, है ना। तो आप ये सब समझो कि क्या डिफरेंट होता है, उन पे ध्यान दो, नया वाला। राइट, ओके, कम टू कोर फीचर्स। कोर फीचर क्या है? मूल विशेषता है, एंटिक्विटी है, सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी है जैसे हमने देखा, प्राचीनता व सभ्यतागत निरंतरता पहला है। जैसे कि एग्जाम्पल भी जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो सब एग्जाम्पल है, जैसे कि भीमबेटका था पहले, भीमबेटका से लेके आज तक के सिनेमा में भी कंटिन्यूटी है, वहां से भीमबेटका में भी जो प्रेजेंटेशन था उसके बाद में डेवलप होते होते यहाँ तक आया। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन, धर्म में कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार भी है, ठीक। टॉलरेंस भी है, सहिष्णुता और समावेशिता भी है, टॉलरेंस और इंक्लूसिव एथोस भी है। एडॉप्टेबिलिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस है, एडॉप्टेशन है, जैसे हमने 3-4 कीवर्ड वहां पे लिखे ना, वही चीजें मेन यहाँ पे, अनुकूलन एवं सांस्कृतिक समन्वय। फिर होलिस्टिक लाइफ अप्रोच है, और इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस है, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है। ये भी प्रकृति के प्रति जो हम मतलब आईवीसी के टाइम से नेचर वॉरशिप होती थी, ये सब करके आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, है ना। रिवर्स को पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजते हैं, तो हम मतलब भारतीय संस्कृति है वो काफी प्रकृति को प्रेम करने वाली है। यहाँ पे पत्थर भी पूजा जाता है, पहाड़ भी और जंगल भी। यूनिवर्सल आउटलुक, सार्वभौमिक दृष्टिकोण है, वसुधैव कुटुंबकम का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप आंसर में लिखेंगे तो एग्जाम्पल का वो लगा के फिर लिखेंगे इन पॉइंट्स को। एथिकल मॉरल वैल्यूज, जब मैं फ्लो में बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलिए, फ्लो टूट जाता है, हाँ मैं रुक जाऊं तो बोलिए। तो एथिकल और मॉरल वैल्यूज, नैतिक व आचरिक मूल्य, डायनामिक व इवॉल्विंग नेचर होता है, गतिशील और विकासशील स्वरूप, है ना। जैसे कि डायनामिक कैसे है, वैदिक से लेके डिजिटल एज तक, योगा डिप्लोमेसी आज भी चल रही है। योगा कितना है, बहुत पुराना है, योगा डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल योगा डे, ये सब का अभी मतलब दिखाता है कि कंटिन्यूटी है, संस्कृति जो है हमारी बहुत पुराने टाइम से चल रही है, वैदिक पीरियड से। तो ये सब आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है ना। बहुत लोग खाली डायनेमिक और इवॉल्विंग नेचर ये लिख के छोड़ देते हैं, वो नहीं, इंटरनेशनल योगा डे भी लिखो, योगा डिप्लोमेसी भी लिखो, है ना। ये सब चीजों को लिखोगे तभी एग्जाम्पल पे ही नंबर मिलेंगे। पॉइंट्स पे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं कि पॉइंट्स पे नहीं मिलेंगे, बट वो है कि जो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं वो एग्जाम्पल पे मिलेंगे। अगर आप खाली पॉइंट्स लिखेंगे तो समझिए आपने डिमांड खाली मीट करी है और आपको खाली एवरेज नंबर मिलेंगे। बट जैसे मैंने बोला, जब आप एक्स्ट्रा देंगे, एग्जाम्पल ज्यादा ज्यादा भर भर के देंगे तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो फिर आपको मिलेगा वो चीज, है ना। करण ने बोला ब्रॉन्ज
मास्टरी, हाँ ठीक है, वो बी फॉर ब्रॉन्ज भी लिख सकते हैं आप, है ना, ब्रॉन्जेज, तो दैट्स गुड। नेक्स्ट है डायमेंशंस ऑफ कल्चरल यूनिट। अब देखो फीचर्स अलग हैं, डायमेंशन अलग है, ये भी आप ध्यान रखो। तो डायमेंशंस क्या हैं इसके, सांस्कृतिक कंटिन्यूटी थोड़ा सा अंतर है, आप इसको ध्यान देना। हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, जो कल्चरल कंटिन्यूटी एक पूछा गया था, पीवाईक्यू है, एक बार कल्चरल कंटिन्यूटी पूछा गया था, उसके कंटिन्यूटी के डायमेंशन पूछे गए थे, है ना, निरंतरता के आयाम पूछे गए थे। यहाँ पे आप फीचर लिखोगे थोड़ा सा उन्हीं को ही थोड़ा सा ट्विक करके लिखना, मतलब थोड़ा सा बदल के लिखना है। तो ये खास बात याद रखो, एक खास बात याद रखो कि अगर आपको फीचर्स पता है तो आपको जो पता है वो बिल्कुल नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो लिखना है। अपने आंसर को आपको उसी हिसाब से मोल्ड कर देना है। अगर आपको फीचर शब्द लिखा है तो फीचर को ही घुमा फिरा के आपको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर देना है ना, ये चीज आपको आनी चाहिए। और जो हेडिंग डालेंगे तो पक्का हेडिंग वही डालो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है निरंतरता के आयाम क्या है ना, सांस्कृतिक निरंतरता के आयाम क्या है, तो निरंतरता के आयाम ही हेडिंग बनेगा, उसमें उसके विशेषताएं हेडिंग नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो जो हेडिंग जो होती है आंसर की वो क्वेश्चन से ही उठाते हैं। क्वेश्चन में जो चीज पूछा गया एज इट इज उठा के हेडिंग बना दो। हेडिंग बनाना बहुत सिंपल, आपको सोचना भी नहीं है, वहां जो लिखा हुआ है जो पूछा गया वही सेम एग्जैक्ट वर्बेटिम सेम टू एग्जैक्ट डिट्टो वर्ड ही यूज करना है आपको। अगर उसमें आयाम पूछा तो आयाम ही लिखना है, उसमें विशेषताएं मत लिखो, उसमें कुछ और मत लिखो, है ना। तो उससे क्या होगा, आप वहां सेम टू सेम लेके आएंगे तो पढ़ने वाले को समझ में आया कि जो मैंने पूछा था उसका आंसर यहाँ पे है, तो वो रिलेट कर पाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ विशेषता के लिखो, लेकिन हेडिंग वही बनाओ जो क्वेश्चन में है। ठीक, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी पहला हो गया, वही सेम विशेषता वाला पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे आ गया वो, लेकिन यहाँ पे हम डिफरेंट तरह से लिखेंगे। इसमें कंटिन्यूटी क्या है पूछा तो हर पॉइंट में कंटिन्यूटी है। तो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक निरंतरता है, फिर धार्मिक निरंतरता है, दार्शनिक है, कलात्मक है, आर्टिस्टिक, सामाजिक और अनुकूलनात्मक एडेप्टिव। तो ये 5-6 तरह की कंटिन्यूटी है ना, इनको आप लिख दे सकते हैं। फिर कंक्लूजन में क्या है, इट इज ए लिविंग सिविलाइजेशन। इंट्रोडक्शन में उन्होंने कंटिन्यूटी के बारे में बोला तो उसको अच्छे वर्ड में बोल सकते हैं कि लिविंग सिविलाइजेशन है, ऐसी सिविलाइजेशन जो जिंदा है ना, टाइमलेस है इन स्पिरिट एंड इवॉल्विंग इन फॉर्म। जो आईवीसी हमारी सभ्यता है, कल्चर है, वो एक लिविंग सिविलाइजेशन, एक जीवंत सभ्यता है जो टाइमलेस इन स्पिरिट है और इवॉल्विंग इन फॉर्म है। कितना अच्छा लाइन हो गया, आप इसको लिख दोगे आंसर में ना तो पढ़ने वाले को मजा आ जाएगा। अ लिविंग सिविलाइजेशन टाइमलेस इन स्पिरिट इवॉल्विंग इन फॉर्म, एक जीवंत सभ्यता आत्मा में शाश्वत और रूप में निरंतर विकसित। ठीक, इस तरह से आप अच्छा कंक्लूजन लिखेंगे तो ये बहुत, निष्कर्ष इतना छोटा होना चाहिए। अगर हाँ बिल्कुल, निष्कर्ष हमेशा छोटा होना चाहिए, आपको 2-3 लाइन से बड़ा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन से बड़ा निष्कर्ष कभी नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, निष्कर्ष में वे फॉरवर्ड डाल के बड़ा सा पैराग्राफ बना देते हैं। अरे भैया, अगर आपको 7-8 लाइन लिखनी है तो पैराग्राफ वे फॉरवर्ड के अलग हेडिंग बना दो। देखो, अगर आपको वे फॉरवर्ड मतलब बड़ा सा पैराग्राफ लिखना है तो ऊपर वे फॉरवर्ड लिखो, हेडिंग बना दो, फिर यहाँ पे जो भी लिखना है 4-5 लाइन लिख दो। फिर कंक्लूजन के लाइन पे 2-3 लाइन ही होनी चाहिए, 2-3 लाइन का ही कंक्लूजन लिखो, वो भी कंक्लूडिंग। उसके पहले की एडिशनल चीजें जो है ना ऊपर हेडिंग बना के लिख दो आप। तो कंक्लूजन शुड बी कंक्लूजन, वो भी 2-3 लाइन। ठीक, खासकर 8 नंबर में तो बिल्कुल छोटा, बड़ा है मतलब 12 मार्कर है तो आप 3 से 4 लाइन में लिख सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, सोर्सेस। अच्छा ठीक है, अभी कोई पूछ रहा था, सिद्धार्थ आप कुछ पूछ रहे थे। हाँ, ये सब मैं ये पूछ रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज डे 2 वाले क्वेश्चन डिस्कस होने वाले थे ना। डे 2 नहीं हो रहा है, ये क्यूपी का मटेरियल हो रहा है। वैल्यू एडिशन की आप लोगों को कमी है ना, आंसर आप सही से लिख नहीं रहे हैं। आपने ग्रुप के मैसेज नहीं पढ़े क्या? जो मतलब मैं अभी एनरोल हुआ हूँ, जो GS1 प्रो वाला है मैं उसमें आज ही एनरोल हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तो उसमें हम डेली क्वेश्चन 9 बजे करते हैं, है ना। तो डे 1 का हमने डिस्कस किया था, डे 2 का और डे 3 का कल करेंगे। आज हम थोड़ा सा मटेरियल देख रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे बहुत जेनरिक आंसर लिख रहे हैं। ठीक, तो ये क्यूपी की क्लास है, जो क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड बैच में आता है ना क्यूपी की क्लास, तो वो आज हम ले रहे हैं यहाँ पे। और इससे बाकी लोगों का भी वैल्यू एडिशन होगा। वो जो डिस्कशन है ना मॉडल आंसर का, वो कल करेंगे डे 2 और डे 3 का मिला के। ठीक, ओके सर। डे 1 का हो चुका है, डे 2 डे 3 ये क्यूपी का इनरिचमेंट मटेरियल है, जो उसका इनरिचमेंट चीजें दे रहे हैं, तो आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा आपको। सर ये इनरिचमेंट जो है पहले से तो एडेड ही है, अपलोड करोगे आप फिर बाद में? किस में अपलोड तो है ना उसमें, ये क्यूपी मटेरियल ऑलरेडी आपके कोर्स में है।
या डिफरेंटली वो तो क्यूबी है सर, लेकिन ये जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री वगैरह मतलब ऐसे बना के दिया डे वन करके, ये सब एडेड नहीं है सर। क्या क्या डे वन करके मतलब जैसे जिस क्वेश्चन फॉर्मेट में सर आपने पढ़ा रहे हो, जैसे हाँ इस तरीके से एडेड नहीं है। जैसे आर्ट एंड कल्चर का है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का है, ये आर्ट एंड कल्चर के तो चैप्टर्स है ना अंदर के या चैप्टर। आर्ट एंड कल्चर की चैप्टर सर। हाँ तो आर्ट एंड कल्चर में ये सब चीजें हैं, कभी खोल के देख लो पीडीएफ ना, तो ये सब दिखेगा आपको। वो चैप्टर 1 जो मैंने पढ़ाया था वो चैप्टर 1 करके है बड़ा सा, ये चैप्टर 2 है जो अभी पढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत डिटेल्ड में है, प्रॉपरली लिखा हुआ है। ये तो हम शॉर्ट फॉर्म ये सब पढ़ा है, उसमें काफी डिटेल्ड में है, शॉर्ट्स फॉर्म में नहीं है सर। हाँ तो शॉर्ट फॉर्म में आपको क्यों पढ़ना, आप प्रॉपर पढ़ो ना उसको। 70 पेज का ही तो आर्ट एंड कल्चर है। सर मुझे कुछ पूछना था। 26 पेज का है। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम फ्रेमिंग करते हैं इंट्रोडक्शन का, तो समटाइम सर जैसे कि अगर कुछ संस्कृत वर्ड से रिलेटेड, कुछ ग्रंथ से रिलेटेड कुछ वर्ड आया इंट्रोडक्शन में, तो क्या वो हम जीएस 1 से 6 में जिसमें भी हमें लगता है सुटेबल हम उसको डाल सकते हैं क्या? जैसे सर ऐसे में आपने बताया था कि मतलब जैसे मैं हिंदी में ऐसे लिख रही हूँ, तो उसमें सर बीच में कोई भी एक इंग्लिश का थॉट किसी भी राइटर का लिख सकते हैं। तो क्या सर यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कुछ मतलब टर्मिनोलॉजीज ऐसी आए इंट्रोडक्शन में जिसे मैं हिंदी में या संस्कृत में यूज कर सकती हूँ क्या? मार्क्स तो नहीं कटेंगे सर? नहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, आप यूज कर सकते हो टर्मिनोलॉजी को, और उसको मतलब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करो, ब्रैकेट में हिंदी में लिख दो अगर कुछ होता है, या फिर हिंदी में भी नहीं आता है तो आप इंग्लिश में ही रहने दो। बट वो जो मतलब क्या बोलते हैं स्क्रिप्ट है वो देवनागरी ही यूज करना है ना, उसी में लिख दो, इंग्लिश में मत लिखो। बाकी आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कोटेशंस वगैरह जो संस्कृत का है कुछ भी, बट थोड़ा सा जैसे मैंने कल बताया था कि कोटेशंस और ये सब चीजें ना बहुत कम ही यूज करनी चाहिए। मतलब 20 क्वेश्चन है तो आप उसमें 3-4 में यूज कर सकते हो ज्यादा। जीएस 1, 2, 3 में बहुत ज्यादा कोटेशन से स्टार्ट नहीं करना चाहिए, उसमें आप चीजें दूसरी तरह से स्टार्ट करो। जीएस 4 और एसेज वगैरह में आप अच्छे से यूज कर सकते हो कोटेशन। मतलब सर जीएस 4 एंड सिर्फ ऐसे में ये चीज एप्लीकेबल होगी, 1 से जो बाकी एग्जामिनेशन मतलब जो भी पेपर है उसमें सर मतलब रिलेटिवली ये सब चीजों को कम यूज करना है। मतलब किसी ऑथर का तो सर डाल सकते हैं ना, मतलब लाइक बिल्कुल जैसे वो मतलब रजनी कोठारी का कोई नाम आया तो उसमें लिख सकते हो रजनी कोठारी ने ये बोला है, इन्होंने ये बोला है, ऐसे करके बोल सकते हो। इवन कोई कोटेशन भी है तो आप उसको स्टेटमेंट की तरह बोल सकते हो कि महात्मा गांधी ने ये चीज बताई है ऐसे करके, तो आप उसको बना सकते हैं। सर मैंने 1-2 लोगों टॉपर की कॉपी देखी थी, उन्होंने सर पहले मतलब जब फ्रेमिंग करी थी जीएस 1 में, तो सर उन्होंने पहले एक कोर्स किया था, उसके बाद सर इंट्रोडक्शन लिखा था, उसके बाद बॉडी पे आए थे। वो सब नहीं तो चाहिए, वो टॉपर आप इंडिविजुअल टॉपर के ऊपर मत जाओ, आप मेजॉरिटी टॉपर को देखो ना, तो वो नहीं लिखते हैं इंडिविजुअल। वो जब उन्होंने लिखा होगा फीडबैक मिला होगा, शायद एक्चुअल एग्जाम में ना ही लिखा हो, वी नेवर नो, है ना। तो आप कोशिश करो कि अवॉइड करो, अदरवाइज ऐसा थंब रूल नहीं है। अगर अच्छा चीज कोई लग रहा है तो आप लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लिख सकते हो 2-3 में, ओवरडू नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और अभी जो डिस्कशन होगा ना हम इसके क्लास के एंड में करेंगे, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फटाफट इंडियन हिस्ट्री के सोर्सेज क्या है, ये भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन में क्या देख सकते हैं, इंडियन कल्चर इज रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू आर्कियोलॉजी, लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ये सब चीजों के माध्यम से इंडियन हिस्ट्री का। तो आप यहाँ जो हमने बोला ना कि आपको ग्लिम्स देना है आने वाले क्वेश्चंस का, तो ये अब आगे हेडिंग्स बनेगा, तो आप ग्लिम्स चाहे तो इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, बट अलग से डायग्राम मत बनाएंगे उसका, ठीक। चलो फिर यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आ गया, तो इसमें आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। अब उसमें लिटरेरी सोर्स में रिलीजियस, सेक्युलर और संगम 3 हो गए। संगम में म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है तो, संदीप, राइट, ओके। सो रिलीजियस में ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, ठीक है, 3 तरह के लिटरेचर हो गए। अब इसको आप ब्रेक डाउन करते जाओ, है ना, ये ऐसे डायग्राम से याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी कि सोर्सेज में फर्स्ट लेवल पे 3 है, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन ट्रेवलर्स। अब लिटरेरी के भी 3 पार्ट हैं, रिलीजियस, सेकुलर और संगम। अब रिलीजियस के भी 3 पार्ट हैं, ब्राह्मण और वैदिक, बुद्धिस्ट और जैन, तो 4 लेवल का हो गया। तो ऐसे करके याद रखोगे तो आपको हेडिंग्स मतलब आंसर पॉइंट्स में भी लिखना है तो याद आ जाएंगे। सेकुलर में भी 2 तरह की, नॉन हिस्टोरिकल और हिस्टोरिकल, साथ में सबके एग्जाम्पल लिखे हुए वो लिख सकते हैं यहाँ पे। नॉन हिस्टोरिकल में अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, ये सब आते हैं। हिस्टोरिकल में रजत रंगनी और रामचरित ये आते हैं।
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में पेंटिंग्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स ये सब आता है। फॉरेन ट्रेवलर्स में जैसे ग्रीक ऑथर्स हैं, चाइनीज ट्रेवलर्स हैं और मोहम्मदन या इस्लामिक ट्रेवलर्स हैं। तो इन ये 3 कैटेगरीज हैं, इनके अंदर भी आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो एक एक के आगे। फिर जैसे फाहियान लिख दिया, फिर इधर ग्रीक वाले में वो मेगास्थनीज का नाम लिख दिया। ठीक है, ये सब आगे राइट। तो ये हो गया किसके बारे में, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर यहाँ इंस्क्रिप्शंस भी कुछ लिखे हुए हैं, समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस, प्रयाग प्रशस्ति, एरन और नालंदा, चंद्रगुप्त टू के मेरौली, जूनागढ़ प्रशस्ति और भीतरी प्रशस्ति, इंदौर रॉयल चार्टर। ये प्रीलिम्स में हमने पढ़ा हुआ है, इसको एज ए वैल्यू एडिशन की तरह अपने आंसर में यूज कर सकते हो आप मेंस में भी। बुद्धगुप्त का कॉपर प्लेट और बागजकोई ये है ऋग्वेदिक इंडियन गॉड्स के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे इंद्रा, वरुणा और मित्रा। एंशिएंट, अब यहाँ पे सोर्सेज जो ऊपर वाले सोर्सेज हैं उन्हीं को यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, मुद्रा वाले सोर्सेज, उसमें इंडो ग्रीक की मुद्राएं, जिसमें इंडो ग्रीक की मुद्राओं में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, चित्र देवता और यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। कुषाण के किंग प्लस ग्रीक गॉड्स, गुप्ता के पीरियड में गोल्ड दिनार हुआ करती थी, डिवाइन मोटिव्स होते थे, भगवान के बारे में लिखा जाता था न्यूमिस्मेटिक में। कई बार न्यूमिस्मेटिक को या फिर मुद्रा को अलग से ही पूछ लेते हैं, जैसे एक बार पीवाईक्यू पूछा है यूपीएससी में, गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट, है ना। तो इस तरह से आप इसको बहुत डिटेल में इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। दिल्ली सल्तनत में कैसी थी, अरेबिक और इस्लामिक आर्ट, मुगल्स के टाइम पे रिफाइनमेंट होता है, जोडियाक था, राशि चक्र, चित्र, कलात्मकता। कॉलोनियल औपनिवेशिक टाइम पे ब्रिटिश शासक और आधुनिक अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें थी। लिटरेरी सोर्सेज में धार्मिक, लौकिक और संगम साहित्य, ये 3 आ जाते हैं। आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक में चित्र, मूर्तियां, उत्खनन, वास्तुकला, सिक्के और अभिलेख, ये सब आते हैं। विदेशी विवरण में यूनानी उदाहरण लिखा है यहाँ पे, मेगास्थनीज का इंडिका, चीनी में फाहियान, वेंसाग, अरबी फारसी में अलबरूनी और इब्न बतूता, ये सब क्या है, ट्रेवलर्स हैं, इनके जो विवरण हैं वो काफी काम आते हैं। मेडिवल टाइम, अब देखो यहाँ पे हमने जो सोर्सेज को डिवाइड किया था, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें हमने अलग अलग सोर्सेज, जो मटेरियल है वो किस टाइप का है उसके हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक, यहाँ पे हमने इसको अलग अलग, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ये पीवाईक्यू है, बट हमेशा जो एक सोर्सेज पूछने की एक थीम है, तो इसमें दिस इज पीवाईक्यू है ना, ठीक है, दिस इज पीवाईक्यू, बट यहाँ से थीम क्या निकल के आती है, थीम क्या निकलती है कि सोर्सेज पूछा जा रहा है, सोर्सेज। तो आपको क्या करना है कि इस बार एंशिएंट पूछा है, अगली बार हो सकता है मेडिवल पूछ ले, हो सकता है अगली बार मॉडर्न का सोर्स पूछ ले, तो आपको हर फेजेस का सोर्स पता होना चाहिए। तो एंशिएंट के सोर्स आया क्वेश्चन तो आप ये सी चीजें लिखेंगे। फिर अगर हो सकता है कल को मेडिएवल के पूछ ले सोर्सेस, आंसर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सोर्सेज ऑफ मेडिएवल हिस्ट्री, फिर आप क्या लिखोगे, आपने रटा पीवाईक्यू पढ़ा है तो आप तो खाली लिखोगे एंशिएंट वाला ही पढ़ा है, आपने मेडिवल का तो पढ़ा नहीं है। तो इसीलिए खाली पीवाईक्यू से काम नहीं चलता है, पीवाईक्यू की थीम आइडेंटिफाई करना है और उस थीम को हॉलिस्टिकली कवर करना है। एंशिएंट का सोर्स पूछा गया तो आपको मेडिवल के सोर्स और मॉडर्न के सोर्स भी पता होने चाहिए। अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो फिर आपको लिख पाओगे फिर आंसर। इसीलिए क्यूईपी में ये सब मटेरियल हमने ऐड किया है चीज़ों को। मेडिएवल में लिटरेरी साहित्यिक सोर्स है, उसमें अरबी फारसी ग्रंथ, सूफी साहित्य, अनुवाद, पुरातात्विक सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल, वास्तुकला, सिक्के, अभिलेख, ये सब चीजें इंक्लूडेड है। और विदेशी विवरण, मतलब जो हेडिंग्स हमने एंशिएंट के लिए बनाई थी वही हेडिंग यहाँ भी बनेंगी, लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन, सेम हेडिंग, खाली उदाहरण बदल जाएंगे, है ना। वहां पे एंशिएंट का उदाहरण था, यहाँ पे मेडिवल का। अगर लिटरेचर के बारे में बात करें तो अरबी फारसी भी यूज करेंगे, यहाँ पे भक्ति, सूफी और ट्रांसलेशन ये सब यूज करेंगे। आर्कियोलॉजिकल में वास्तुकला, सिक्के, ये सब आएगा। फॉरेन अकाउंट में यात्रियों के नाम बदल जाएंगे, वहां पे वो सब थे फाहियान वगैरह, यहाँ पे बर्नियर, ट्रेवर्नियर और मनुची, ये सब आ जाएंगे। ठीक, इनके उदाहरण आपको लिखने हैं। सेम वे में मॉडर्न का अगर पूछा गया, मॉडर्न हिस्ट्री के क्या सोर्स हैं, तो सेम लिटरेचर में यहाँ पे क्या होता था, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, अंग्रेजों के टाइम पे तो ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट हो गया था, तो उसमें सेंसस, सर्वेज, ये सब भी एक अच्छे से रिकॉर्ड हिस्ट्री का देते हैं। फिर न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गए थे, पत्र, तो वो भी एक अच्छा सोर्स है। अगर पुराना पत्र उठा लो तो उससे भी हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, जैसे केसरी यंग इंडिया, राइटिंग्स, रचनाएं जो थी, जैसे गीतांजलि, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब रचनाएं। तो ये क्या है, लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक सोर्स। अभिलेख और पुरातात्विक सोर्सेस क्या है, एएसआई और म्यूजियम्स,
म्यूजियम में काफ़ी चीज़ें लिखी हैं रखी हैं। विदेशी अकाउंट फॉरेन, तो अब इसमें फॉरेन अकाउंट क्या आएंगे, जो फॉरेन राइटर्स हैं जैसे कि मैक्स मुलर, जेम्स मिल, इनके नाम याद कर लो। इनका नाम लोग याद नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता मैक्स मुलर कौन था और जेम्स मिल कौन थे, है ना। आप इनको याद कर लो, रट लो और अपने उत्तर में लिख के आओ। मतलब कहीं पूछा गया नहीं पूछा, आप जबरदस्ती लिख के आओ, है ना। आप जबरदस्ती मैक्स मुलर और जेम्स मिल का उत्तर नाम होना चाहिए। कोई भी अगर मॉडर्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप मैक्स मुलर जेम्स मिल का नाम लिख के आओ। ये मैक्स मुलर ने क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था, है ना। तो बहुत क्या बोलते हैं, ये अच्छे कीवर्ड हैं, अच्छे कीवर्ड्स हैं, उनको आपको जबरदस्ती डालना है कहीं ना कहीं। और यूरोपियन वाला पॉइंट सब बना दो और अपनी नॉलेज का शो ऑफ कर दो। इनके नाम लिख दो, मैक्स मिलर और जेम्स मिल। और बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, जैसे एक दांडी मार्च के टाइम पे किसी ने कवर किया था, अमेरिका का रिपोर्टर था वो, ऐसे पीवाईक्यू प्रीलिम्स का, उसका नाम भी आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे कुछ कुछ यूरोपियंस नाम याद करो और वो हिस्ट्री में यूज करो। मैक्स मिलर नहीं था, मिलर था क्या वो, तो शायद कोई और था, है ना। तो उनके वेब नाम मिलर था वो। वेब मिलर था ना, हाँ। तो वही उनका नाम आप यूज कर सकते हो कि उन्होंने दांडी मार्च को अच्छे से कवर किया था। दांडी मार्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, गांधीयन मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, हमेशा इंटरनेशनल एंगल डाल के उनका नाम यूज कर लो, वेब मिलर का। तो वेब मिलर का जो आपका कीवर्ड है वो कहीं नहीं मिलेगा किसी आंसर में, है ना। आपके आंसर में दिखेगा तो आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगा। हमेशा हैवी वर्ड्स, अंग्रेजी नाम, बड़े बड़े नाम, है ना, अंग्रेजी नाम, बड़े नाम, इंटरनेशनल आउटलुक, ये सब डालोगे ना तो वही होता है ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, वो 3 इडियट मूवी में था ना कि उन्होंने बोला कि मुझे किताब चाहिए, तो उन्होंने बोला इतना सिंपल क्या है, तो फिर वो घुमा के बोलता है लंबा सा कि ये करके होना चाहिए, तो बोलते हैं ना कि सीधे बताओ। तो वही चीज स्ट्रेट और फॉरवर्ड अगर आप कुछ बोल दोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं रहती। आप उसको थोड़ा सा हैवी वर्ड्स का यूज करके बोलो तो पढ़ने वाला लगे वाह क्या इंटेलेक्चुअल नॉलेज है इसका, है ना। जैसे कि वो 5 स्टार होटल्स में डिश का नाम रखते हैं, क्रिस्पी फ्लेवर्ड विद द मिंट चटनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाद में खूब बड़ा सा नाम होता है, बाद में पता चलता है वो समोसा था, है ना। समोसे का ही बड़ा नाम रख के 250 रुपए का बेच देते हैं। तो वही चीज आपको करनी है, आपको फैंसी नाम और फैंसी वर्ड्स यूज करने हैं, भले वो लगे कि ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, है ना। अगर खाली समोसा लिख दोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। ये लिखो, ये फलाना ढमाका, ऐसे लंबा सा लिख देते हैं कुछ तो, हाँ, उसके बाद में फिर बोल देते हैं फ्लेवर्ड विद दिस। एक ऐड था, वो आगे से पूछता है ऐसा, फिर पीछे आके समोसा लेके आ जाता है। गुड। तो आपको वही चीज करना है कि आपको अच्छे कीवर्ड्स, अच्छे फैंसी चीजें लिखनी है। जो सीधे सीधे दिख रहा है ना वो नहीं लिखना है, आपको घुमा के अच्छा सा चीज। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, है ना। यही कला आपको सीखनी है कि आपको कैसे सीधे सीधे ना लिख के घुमा फिरा के अच्छे वर्ड्स का यूज करके वो भी था, क्या बोलते हैं, सतुआ की दुकान खोलते हैं, सतुआ डी प्लाजी करके, है ना। तो वो भी एक अच्छा था। तो सतुआ को नहीं, सेटुआ डो प्लाजा ऐसा कुछ तो नाम रखता है वो। तो आप वो वाला रखिए, मतलब ऐसे रखिए, सतुआ भर के बेचेंगे ना तो कुछ नहीं, सेटुआ डी गिलासी, हाँ सतुआ दो गिलासी, ऐसा कर, सेटुआ डी गिलासी ऐसे करके नाम था। तो इट्स लाइक यू हैव टू ब्रिंग इनोवेशन एंड हैवीनेस, इनकम्प्लीट एविडेंस, एलाइट बायस। अपने आसपास नजरें रखो ना तो काफी कुछ सीखने को मिलता है। ये सब सीखना है आपको, कैसे अपने रोड साइड ढाबा को 5 स्टार होटल के कन्वर्ट करना है। डिश वही रहेगी, खाली प्रेजेंटेशन बदलना है। गुड। हाँ, तो यही बड़ी बड़ी बातें करके टॉपर टॉप कर जाते हैं और फिर सामने वाले को, पढ़ने वाले को पता नहीं चलता कि ये टॉप करे कैसे गए। जब आप टॉपर कॉपी पढ़ोगे, इन्होंने टॉप किया है, इनकी ये कॉपी से रैंक 1 आई है, इससे अच्छा तो मैं लिख लेता हूँ, ऐसा समझ में आएगा। बट आपको नहीं पता वो सतुआ को सेटुआ डो ग्लासी एग्जाम में लिख के आ गए और नंबर ले गए, करेक्ट। तो वो फीलिंग मत लाओ। यहाँ पे वो शुरुआत में तो वैसे लिखते हैं, लेकिन ये ओवर द टाइम वो सीख जाते हैं, है ना। तो टॉपर की कॉपी हमेशा ये देखो कि वो किस टाइम पे लिखी गई है। कई बार ऐसा होता है कि जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती है तो वो लिखते हैं तो बहुत खराब आंसर होते हैं, बट ओवर द टाइम उन काफी इंप्रूव कर जाते हैं और एग्जाम में उससे भी अच्छा लिख के आते हैं, है ना। तो कभी ऐसे जज मत करो किसी की कॉपी देख के कि इन्होंने खराब लिखा। हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में उन्होंने काफी कुछ सीखा हो। जैसे कि वो जैस्मिन की कॉपी थी, जैस्मिन की कॉपी में जिसने सिमुलेटर लिखे, एकदम एग्जाम का लास्ट मोमेंट था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो कभी डायग्राम बनाती नहीं थी। फिर मैंने उसको बहुत समझाया कि डायग्राम बनाओ, उसको सिखाया डायग्राम बनाना कि क्या क्या होता है। मैंने डायग्राम की बुक भी दी उसको। जस्ट बिफोर 15 दिन वो बिल्कुल डायग्राम नहीं बनाती थी। फिर जब मैंने उसको सिखाया, बताया,
तो उसने एक्चुअल एग्जाम में वो 10 से 15 हर पेपर में 10-15 डायग्राम बना के आई, है ना। अब उसकी कॉपी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें एक भी डायग्राम नहीं दिखेगा, तो ऐसा लगेगा ये तो बहुत, और वो भी एकदम लास्ट मोमेंट की कॉपी है, फिर भी लगेगा ये तो बहुत सिंपल कॉपी है। लेकिन वो एक्चुअल एग्जाम में उसने 10-15 डायग्राम बनाए, से उसने बताया कि यहाँ पे तो नहीं बनाती थी, आपने बताया, इसके बाद मैंने 10-15 डायग्राम बनाए। तो दिस इज व्हाट, तो आपको एक्चुअल एग्जाम में कोई कैसा परफॉर्म कर रहा है वो मैटर करता है, ठीक। अब रोल नंबर वाली कंट्रोवर्सी यहाँ पे मतलब है ना, इट विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अभी फिलहाल यहाँ पे आते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट एविडेंस, इलीट बायस, ये सब लिमिटेशंस हैं सोर्सेज का। क्या क्या लिमिटेशन है कि जो देखो सोर्सेज जो मिले हैं उनका, मैंने जैसे कल बताया था कि सोर्सेज के लिमिटेशन क्या है, तो किसी ने बोला था सोर्सेज के लिमिटेशन कैसे लिखेंगे, तो आप ये सब लिख सकते हो। इनकम्प्लीट एविडेंस जो पूरा नहीं है, एलीट बायस है, राजा महाराजा और इन सब चीजों के लिए बहुत पक्षपाती है, जो पैसा देता था उसके बारे में लिख लेते थे। ये लिखने वालों का ईमान धर्म नहीं था कि आपको ऐसा नहीं था कि हम तो देश प्रेम में लिखेंगे, वो नहीं, राजा ने पैसा दिया तो राजा की रवि कीर्ति ने पूरा बढ़ाई लिख दिया उसमें, है ना। तो वही है, जो पैसा होता है, हर्ष चरित लिखा हुआ है ना, तो हर्ष चरित में हर्षवर्धन की बढ़ाई ही होगी, है ना। प्रशस्ति का नाम ही होता है बढ़ाई, तो जो प्रयाग प्रशस्ति है तो वो राजा की प्रशस्ति में लिखा गया। तो वही चीज है, जो पैसा देता है वो अच्छा उनके बारे में लिख देते थे। फ्रेगमेंट्री इंस्क्रिप्शन है, अपूर्ण है और सब्जेक्टिव है काफी, मतलब जैसे कि हम कई बार लैंग्वेजेस को भी मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो लैंग्वेजेस को मिस इंटरप्रेट करते हैं, वैसे ही वो भी है कि जिस तरह से लोग पढ़ने वाले हैं तो वो सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट। तो गुप्ता की न्यूमिस्मेटिक आर्ट का एक पीवाईक्यू पूछा गया यूपीएससी में, इसीलिए इसको प्रॉपरली यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लो। आर्टिस्टिक एक्सीलेंस था, कलात्मक उत्कृष्टता थी विषय। तो जो क्यूईपी मटेरियल है उसकी खास बात यह भी है कि जितने भी पीवाईक्यू हैं उनको हेडिंग बना के थीम वाइज कवर किया गया है। अगर आप क्यूईपी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो चाहे वो पीवाईक्यू यूपीएससी का है चाहे वो यूपीपीसीएस का है, आप उसका उत्तर लिख पाओगे, है ना। तो ये समझो कि यहाँ पे जो गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट पूछा गया तो हमने एक अलग से हेडिंग बना के ही लिख दिया ताकि वो कवर हो जाएगा, दोबारा से कभी आता है क्वेश्चन। तो गोल्ड दिनार्स थे समुद्रगुप्त की, और आइकॉनिक विशिष्ट प्रकार की थी, जैसे कि अलग अलग प्रकार के होते थे, जैसे लिरिस्ट वीरावादन की थी, धनुधर के अलग अलग सीरीज चलती थी, क्वाइंस की सीरीज अलग अलग होती थी। और फिर धार्मिक प्रतीक यूज करते थे, जैसे लक्ष्मी और गरुड़ को यूज किया। राजनीतिक प्रतीक भी यूज करते थे, जैसे अश्वमेघ के क्वाइंस थे। और इकोनॉमिक आर्थिक उन्नति जो है वो भी दिखाता है क्वाइंस। क्या दिखाता है, आर्थिक उन्नति कैसे दिखाता है कि काफी प्योरिटी काफी अच्छी थी, क्वालिटी काफी अच्छी थी, बट उतनी अच्छी नहीं थी जितनी ग्रीक्स की थी, है ना। एक क्वालिटी वाले मैटर में ग्रीक्स ने 100% बिल्कुल प्योर लाए थे, धीरे धीरे गुप्ता पीरियड में कम हो गया था, फिर भी गोल्ड क्वाइन चल रहा है तब भी अमीर है ना। कितना भी गरीब हो जाए, लेकिन अगर सोने का सिक्का चला रहा है तो अमीर ही है। कंक्लूजन, बट बेस्ट नहीं थे ना, हाईएस्ट क्वालिटी वो ग्रीक्स की थी, इंडो ग्रीक्स की, और उन्होंने शुरू में ही निकाला था। तो वही होता है, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो प्योर होती है, नीचे आते आते वो क्या बोलते हैं, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। कंक्लूजन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट डाइवर्स येट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन जर्नी। भारतीय संस्कृति के स्रोत जो है वो विविधता और निरंतरता से युक्त सभ्यतागत विकास को दर्शाते हैं, ठीक। ऐसे कीवर्ड्स को हमेशा यूज करना है हर जगह, जहां जहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया, 2 टॉपिक कवर हो गए। नेक्स्ट है प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर। प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक मतलब जब हिस्ट्री के पहले, जब हिस्ट्री लिखी नहीं गई है, तो दो, एक होता है ना, इसमें एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक और एक होता है हिस्टोरिक, करेक्ट। प्री हिस्टोरिक मतलब जब न उसमें राइटिंग स्क्रिप्ट भी नहीं है और ना कुछ लिखा गया तो वो प्री हिस्टोरिक हो गया। उसमें ये सब टाइम आते हैं, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड कैलकुलिथिक, ये सब आते हैं प्री हिस्टोरिक में, जहां पे स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। प्रोटो हिस्टोरिक में क्या था, स्क्रिप्ट डेवलप हो गई थी, स्क्रिप्ट डेवलप हो गई थी, खाली डेसिफर नहीं हुई, मतलब लिखा तो है, वो लोग तो अपना लिख के काम चले गए, करके चले गए, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग भी इतनी स्पीड में लिखते हैं ना, उनकी आंसर राइटिंग ऐसी होती है कि वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, फिर उनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर करना इवैल्यूएटर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमको भी वो ध्यान से पढ़ना पड़ता है, लिखा क्या है इसमें, ये कौन सा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो वो चीज है। तो वो अभी प्रोटो हिस्टोरिक वाले लिखते हैं, है ना, आंसर्स। और नेक्स्ट आते हैं हिस्टोरिक वाले जो साफ सुथरा लिखते हैं, तो इनकी स्क्रिप्ट भी होती है, साथ में पढ़े भी आते हैं। तो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक का एग्जांपल है आईवीसी पीरियड, है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ है, तो उसमें प्रोटो हिस्टोरिक वर्ड भी आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हो
कि उसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक, तो प्री हिस्टोरिक में क्या कहता है, पालियोलिथिक, पुरापाषाण, मध्य, नव और ताम्रपाषाण। इनका टाइम लाइन याद करो, इंट्रोडक्शन में यूज आएगा। अब इसमें प्री हिस्टोरिक का पूछ सकते हैं, ऐसे सीधे पूछ सकते हैं क्या क्या थी। तो ये शुरुआत में अर्लीस्ट थी, उसके कुछ साइट्स के नाम है जैसे अटारीपक्कम, सोन वैली, बेलन वैली, नर्मदा बेसिन, इन सब के नाम। इसमें जो साइट्स है ना, आपको मतलब बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जो बहुत ही कॉमन है। हम तो कॉमन वाली को याद कर लो, ऐसी साइट्स याद करो जो हर जगह आपका मतलब हर जगह कॉमन है, तो उसको अपने आंसर में यूज करना आसान हो जाएगा। चाहे पैलियोलिथिक पूछा तब भी वही डाल दो। जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका जो है वो अक्रॉस द पीरियड दिखता है ना, तो भीमबेटका को आप किसी भी टाइम लाइन पे फिट कर सकते हो। वहां पे कोई भी प्री हिस्टोरिक, पैलियोलिथिक पूछे, मेसोलिथिक पूछे, है ना, तो वहां पे डाल सकते हो कहीं भी। वैसे ही यहाँ पे ये नर्मदा बेसिन, सोन वैली, ये सब भी कई जगह मिल जाते हैं। स्टोन टूल होते थे मोटे मोटे बड़े, शुरुआत में पैलियोलिथिक में फायर का यूज स्टार्ट हो गया था। कुर्नूल केव्स का उदाहरण दे सकते हैं, केव्स में रहते थे, एग्जाम्पल भीमबेटका। आर्ट और रिलीजन जो था वो रॉक पेंटिंग्स और उसमें दिखता है। नेक्स्ट है मेसोलिथिक पीरियड, मध्यकाल, पाषाण काल। इसमें क्या था, ट्रांजिशन फेज था, एक मतलब बीच का था, ट्रांजिशन फेज था। इसमें क्या है कि जो बड़े टूल्स थे वो घट के छोटे हो गए। तो इसका जो टाइम पीरियड इस कब मेसोलिथिक बोला गया, तो शायद अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। एक क्लासिफिकेशन जो होता है वो टूल के टाइप्स के ऊपर भी होता है। जब बड़े बड़े टूल्स थे तो उनको बोल दिया पैलियोलिथिक टाइम है। जब टूल्स छोटे बनने लगे, हथियार, वेपन्स, है ना, जिससे वो फेंक के मारते थे और हिरन मर जाता था, वो वाले, है ना, तो वो चीज, औजार थे वो छोटे छोटे होने लगे। एग्जाम्पल है आदमगढ़, चौपानी, मांडो, ये सब। ठीक, तो टाइम पीरियड के साथ चीजें डेवलप होती गई तो छोटी होती गई। सेमी सेडेंटरी लाइफ थी, तो धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए थे सेटलमेंट में, बीच में मतलब सीखना स्टार्ट कर दिया था, घर वर बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ था, रॉक कट फ्लोरिश हो गया था। न्योलिथिक टाइम आया तो चीजें काफी डेवलप हो गई, कृषि की भी शुरुआत हो गई, पशुपालन भी हो गया, और जो पॉलिश टूल्स, पॉटरीज, ये सब भी आ गया। बस्तियां भी स्थायी हो गई, परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और बरियल प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गई। आप मतलब कोई भी पूरा पाषाण या इन सब का क्वेश्चन आता है, या फिर कोई आईवीसी का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप मैप बना के 2-4 इंपॉर्टेंट साइट्स का नाम याद कर लो, उनको दिखा देना मैप पे, तो एक अच्छा सा वैल्यूडेशन बन जाएगा आपका डायग्राम का, है ना। ऐसा टाइमलाइन का कोई भी डायग्राम आता है उस पर हमेशा मैप का यूज करो, उसमें कुछ कुछ साइट्स दिखा दो, ठीक है। इसीलिए हमने हर साइट, हर टाइम पीरियड का अलग से मैप लिखा हुआ है, राइट। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे क्यूपी में उनको नहीं मिल रहा है या कुछ है, तो मैं ये पीपीटी भी आपको भेज दूंगा, है ना, ये पीपीटी भी आपको भेज दूंगा, तो आपको रिवीजन में आसान हो जाएगा, इसमें चीजें आसान हो जाएंगे। वो मटेरियल तो क्यूपी दिया भी है, ये क्लास वाली पीपीटी भी आपको दे देंगे, ठीक है। हमारे पास जो भी है वो सब ले जाओ आप, सब आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल। कैलकोलिथिक, ताम्र पाषाण काल, इसमें क्या करते थे, कॉपर का यूज करते थे। क्षेत्रीय संस्कृतियां भी थी, रीजनल कल्चर्स। देखो रीजनल कल्चर्स भी आप इंपॉर्टेंट, अच्छा कीवर्ड है इसमें, जो आहार, बानस, मालवा और जोरवे कल्चर, ये जो कल्चर्स है ना, ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको मेंस में भी डाल सकते हो अच्छे उदाहरण की तरह, कि कैलकोलिथिक पीरियड या ताम्र पाषाण में बहुत सारे रीजनल कल्चर होते थे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के। जैसे जोरवे कल्चर कहाँ था, यहाँ के आसपास था कहीं, तो आप उसको मैप में भी दिखा सकते हो कि किस एरिया में था, और उसको फिर ये कीवर्ड्स को आपको यूज करना है। एग्रेरियन इकोनॉमी, हमेशा साइट्स के नाम लिख दो, और जैसे कि ब्लैक रेड वेयर, काला लाल, मृद भांड। प्रारंभिक नगरीकरण स्टार्ट हो गया था, दफन व मान्यताएं भी शुरू हो गई थी, बजट प्रैक्टिसेस एग्जांपल के साथ लिख दो। आयरन एज आया उसके बाद में 1500 से 200 बीसीई, ठीक। तो आयरन एज का क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार पीवाईक्यू में, कि आयरन एज का आने से क्या चेंजेस आए, क्या था। तो अर्ली शुरुआत में प्रयोग हुआ, उसके भी कुछ साइट्स के नाम है, ब्रह्मगिरी, इनके आप लिख सकते हैं। अर्ली फेजेस उसका अतरंजी खेरा, मल्हार और हल्लूर, ये है अर्ली फेज ऑफ आयरन यूज के एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे। मिडिल फेज के एविडेंसेस जैसे कौशाम्बी और हस्तिनापुर में मिलते हैं। लेट फेजेस के महाजनपद, जो महाजनपद में यूज करते थे, मगध में आयरन का प्रयोग हम लोग लिखते हैं ना, तो वो जो मगध में आयरन का प्रयोग था वो थोड़ा सा लेटर स्टेज का था, मतलब लेट फेज का था, ओके। नेक्स्ट है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर में भी बरियल टाइप्स, जो समाधि के प्रकार,
अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट समाधि के प्रकार थे, तो आप इनको पढ़ लेना। इसमें डोलोमेन, कैन, सिस्ट, मेनहीर, ये सब अलग अलग टाइप्स के क्या है समाधि के प्रकार है, उनके उदाहरण भी लिखे हुए हैं, मतलब कहाँ पे कौन सा प्रकार पाया गया है वो भी लिखा हुआ है, ये आप रट लेना, इसको नाम है। मेजर साइट्स, प्रमुख स्थल कहाँ पे है, मेगालिथिक कल्चर के कहाँ पे मेन मिलते हैं, मेगालिथिक संस्कृति के उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं, ब्रह्मगिरी, हल्लूर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे बहुत कुछ नाम बहुत डिफिकल्ट हैं जो आपको लगता है याद ही नहीं हो पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, तो आप उसको आसान वाले, जैसे ब्रह्मगिरी याद करना बहुत आसान है, हल्लूर याद करना बहुत आसान है, हीरे बेंकल याद करना बहुत आसान है, आदि चन्नलूर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। तो आप जो इजी वाले उनको लिख दो, क्योंकि आपको पॉइंट में तो खाली एक ही दो लिखनी है ना, तो आप कठिन वाले नाम ना याद करके जैसे 4-5 लिखे हैं तो आप उसको 2 आसान वाले याद कर लो और उनको लिख देना वहां। मटेरियल कल्चर, आयरन टूल्स, आप एग्जाम्पल में क्या लिख रहे हो तो वो भी उतना मैटर नहीं करता है। अगर आपकी पॉइंट के नीचे खाली एग्जाम्पल वर्ड लिखा है और सर्किल बना है, या फिर एग्जाम्पल बन के ये ट्राइंगल बना हुआ है ना ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा है एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा है, वो इतना ध्यान नहीं देगा। एग्जाम्पल लिखा है यही देख के वो खुश हो जाएगा कि अपने हर पॉइंट में, ज्यादातर पॉइंट में एग्जाम्पल लिखा है। अब एग्जाम्पल रिलेवेंट है कि नहीं है वो सब सेकेंडरी है, वो सब उतना मैटर नहीं करता है। कुछ लोग तो बोलते हैं सर ये क्या एग्जाम्पल डाल दिया इन्होंने, तो ये तो नॉर्मल पॉइंट है, कहीं कुछ पूछ और रहा है किताब का नाम डाल दिया, ये तो बिल्कुल, ये तो ऐसा कोई एग्जाम्पल होता है क्या? होता नहीं है तो अभी आप डाल दो बना के, है ना, ये स्मार्ट वे होता है। कोई इतना ध्यान नहीं देगा, उसके बाद इतना टाइम नहीं कि वो एनालिसिस करने बैठे एग्जाम्पल सही है कि नहीं। एग्जाम्पल का ये एग्जाम्पल का साइन बना हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस इटसेल्फ इज इनफ, इतना ही बहुत है नंबर देने के लिए, पॉइंट और एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल। ठीक, तो एग्जाम्पल को आप क्रिएट करो, जो पॉइंट लिख रहे हो उसको ही, कई बार तो पॉइंट को ही स्मार्टली आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको सीखनी है, तो इसलिए बोलते हैं आंसर राइटिंग में आपको बहुत कुछ सीखना होता है। लोगों को लगता है कि बस हम तो 4 पॉइंट लिख लेते हैं हमको तो आंसर राइटिंग आती है, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत पॉलिश करना होता है, छोटी छोटी चीजें पकड़नी होती हैं। तो जब आप ये चीजें कर लोगे ना कि छोटी छोटी चीजें पकड़ना होगा, आपका मतलब पॉलिश हो जाएगा, तो फिर आपको आधा आधा नंबर, एक एक नंबर एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। और जब आपको आधा एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा तो 10-15 नंबर हर पेपर में, और ओवरऑल आपकी सिलेक्शन ना होने से लेके आप टॉप रैंक पे आ जाएंगे। ठीक, तो सिलेक्शन ना होने से टॉप रैंक के बीच की दूरी क्या है? हर क्वेश्चन में छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे ध्यान देना। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, सीखना है इस चीज को। फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, सभ्यता, तकनीक और संस्कृति की आधारशिला। ठीक, तो ये इसको आप यूज करके कंक्लूड कर सकते हैं। जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती है ना आंसर राइटिंग की, ये खासकर सीनियर लोग बहुत इग्नोर करते हैं। सीनियर लोग बहुत इग्नोर करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमको तो आंसर राइटिंग आती है। जब वो एग्जाम में लिख के आते हैं तो बस वही उसी तरह से लिख के आते हैं, छोटी छोटी मोटी बातें नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत एंथुजियाज्म होता है, और वो एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं ना, तो शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो वो एकदम, उनका माइंड एकदम ओपन होता है। जैसे एम्प्टी तक आप बोलते हैं ना, उनका माइंड एकदम ओपन होता है। कोई भी, जैसे किसी ने भी XYZ उनके दोस्त ने बताया कि ऐसे कर लो, हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम सीख लेते हैं तुरंत, सीख लेते हैं तुरंत एकदम। उनके अंदर वैसे भी काफी क्यूरियोसिटी रहती है शुरुआत में। फिर लेकिन जो सीनियर लोग होते हैं उनको लगता है हम तो आता है सब कुछ। उनको तो ग्रुप्स में ज्ञान देने से ही छुट्टी नहीं मिलती बेटा। अरे 4 लोग मिल गए ग्रुप्स में तो अब तो हम नेता हो गए, हम तो 4 मीन्स लिखे हुए हैं, हम आपको बताते हैं, आइए हम बताते हैं आपको आंसर राइटिंग ये क्या होता है ना। तो वो सब चीजें होती है, बट वो डिफरेंट है, इसीलिए उनका ग्रोथ रुक जाता है। वो खाली बताते रह जाते हैं, फिर आगे मेरे से बोलते हैं सर जिसको मैं सिखा रहा था उसका तो टॉप रैंक आ गया, मेरा तो मीन्स ही नहीं निकला। तो वो ऐसा होता है कि आप सिखाने में पड़े हुए हैं, आप अब खुद का इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। जिसने आपसे पढ़ा और उसने 10 लोगों से पढ़ा, उसने इंप्रूव कर लिया, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप जितना ओपन रहेंगे, जितना चीजें सीखेंगे, जितना पॉलिश करेंगे, हाँ वो नहीं करना है आपको। और हमेशा एम्प्टी टू द कप रखना है, मतलब कभी भी ईगो नहीं रखनी है कि मेरे तो 4 अटेम्प्ट हो गए, मैं बहुत सीनियर हूँ और मुझे आंसर राइटिंग आती है और मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं रखना है। हमेशा ओपन टू लर्न करना है, और चीजों को हमेशा ब्लैंक स्टेट से करो कि मुझे सब कुछ क्यूरियोसिटी, कि मुझे सीखना है चीजें, मुझे ऐड करना है अपने आप में, तो क्यूरियोसिटी रहेगा, वो सब चीजें रहेंगी, ईगो नहीं रहेगा, तो आप सीख पाओगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक, तो एक ऐसा ट्रेंड भी था। ट्रेंड क्या था कि ऐसा ट्रेंड था कि मेजॉरिटी ऑफ द चंक ऐसे होते हैं जिनका अगर फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो अक्सर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ग्राफ निकालोगे सिलेक्शन वर्सेस अटेम्प्ट का,
तो वो ऐसे होता है, शुरुआत में कम होता है, सेकंड थर्ड पे हमेशा पीक आता है, सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में पीक आता है, उसके बाद ये ऐसे ड्रॉप होता है, जैसे अटेम्प्ट को 1 2 3 फिर 4 5 और 6 ऐसे बढ़ा लो, मतलब है ना 6 7 जो भी है। तो ये जो पीक होता है ना वो हमेशा सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में आता है। उसके बाद लोगों को तो ऐसा लगता है कि जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते हैं उतना ज्यादा सिलेक्शन बढ़ जाना चाहिए, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाना है, क्योंकि तो ये तो 10 साल से पढ़ रहे हैं या तो 5 साल से पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं, बल्कि वो गिरता है वो ग्राफ, क्योंकि शुरुआत में 3 साल आप बहुत क्यूरियस होते हो, बहुत चीजें इंप्रूव करते हो और उसमें सीखने की क्षमता होती है, तो उनका जिनका होना होता है वो सेकंड थर्ड में हो जाता है। 3 अटेम्प्ट के बाद आप अपने आप को मसीहा समझने लगते हो, ग्रुप्स में ज्ञान बांटने लगते हो, अपना लर्निंग चीजें प्रोसेस क्लोज कर देते हो, ईगो आ जाता है, तो सिलेक्शन ग्राफ रिड्यूस होने लगता है। लोगों को लगता है कि हमारे पुराने नोट्स इनफ है, हमने जो सीखा है वही बहुत है, हमको नया कुछ नहीं सीखना है, ये सब करके अपना माइंड ग्रोथ रोक लेते हैं, तो उनका सिलेक्शन प्रोसेस रिड्यूस हो जाता है। तो ये ग्राफ ऐसे होता है, बहुत ही कम मिलेंगे आपको जो लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले परसेंटेज बहुत कम होती है ना। और वो तो ये चीज ग्राफ होता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। अगर आप इस लूप में फंसे हैं, यहाँ पे हैं आप 4 5 6 में, तो समझिए कि आपको वापस से फ्रेशर वाली फील लानी है, आपको ये फील लाना है। इसका निकलने का तरीका क्या है इस चीज से, कि आपको ये सोचना है कि मेरा पहले कुछ मैंने सीखा ही नहीं, अब मुझे वापस से लर्निंग कर्व को स्टार्ट करना है। तो रिफ्रेश करोगे अपने सिस्टम को, रिबूट करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो वापस से अब लर्निंग कर्व इंप्रूव होगा, तो आपका यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर पे। ओके, प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर इंट्रोडक्शन। एंशिएंट सिविलाइजेशन मार्क ए शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक लाइफ टू ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सोसाइटी। ठीक, प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या हुआ कि वही जैसे कि पुराना वाला ही प्री हिस्टोरिक, अभी हम प्री हिस्टोरिक में ही है, जो हमने पुराना देखा था ये वाली, वो भी प्री हिस्टोरिक है, ये भी प्री हिस्टोरिक है। तो बेसिकली ओवरऑल पॉइंट्स क्या है ये हमने लिख दिया। नोमैडिक से ऑर्गेनाइज लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। तो प्री हिस्टोरिक में क्या था कि जो प्री मतलब पैलेलिथिक से लेके पूरा पाषाण से लेके कहाँ तक आ गए थे हम लोग, यहाँ तक नवपाषाण तक आ गए थे। तो चीजें सेट हो गई थी पूरा, मतलब सेटल लाइफ हो गई थी, एग्रीकल्चर आ गया था, काफी कुछ सीख लिए थे वो। तो प्रोटो हिस्टोरिक से पहले पहले ही काफी कुछ डेवलप हो चुका था, एकदम लाइफ एकदम सेटल हो गई थी। उसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक आया, तभी वो सीधे अर्बनाइजेशन और ये सब चीजें आई आईवीसी में, है ना। उसके पहले ही न्यूलिथिक आया था, उसमें चीजें सेट हो गई थी। तो जो शिफ्ट हुआ था नोमैडिक से ऑर्गेनाइज्ड अर्बन सोसाइटी में, ये प्री हिस्टोरिक में ही हो गया था। सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, ये भी एक टॉपिक है। क्वेश्चन ऐसे बोला था कि किसी भी चीज को सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, तो उसके भी अलग है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उसके पहले भी चीजें हुई हैं, तो उसको सिविलाइजेशन क्या होता है जिसमें अर्बनाइजेशन हो। अर्बनाइजेशन इज मस्ट नहीं है, जैसे कि बहुत सारे अदर सिविलाइजेशन उसमें अर्बनाइजेशन नहीं है, बट फिर भी आईवीसी में ये चीज है, एक फीचर इसका। सेंट्रलाइज गवर्नेंस होना है, थोड़ा सा गवर्नेंस सेंट्रलाइज हो, तो वो भी एक फीचर होता है सिविलाइजेशन का। राइटिंग सिस्टम डेवलप हो, जैसे कि आईवीसी के पहले नहीं था, तो उसको आईवीसी के पहले के टाइम को सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं। सिविलाइजेशन तब बोलते हैं जब वहां से लिखने का तरीका, जब पढ़े लिखे लोग होंगे तभी सिविल बनेंगे ना, बोलते ना कि जीरो सिविक सेंस। तो जीरो सिविक सेंस मतलब सिविलाइजेशन, सिविल नहीं है, आप शिक्षित नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई। तो जब पढ़ना लिखना सीख गए लोग, तब से सिविलाइजेशन हो गया, सिविल आ गया। ठीक है, तो जीरो सिविक सेंस नहीं है, इन लोगों को सेंस आ गया, इसके पहले जीरो सिविक सेंस था। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन हो गया। एग्रीकल्चर सरप्लस, अधिशेष उत्पादन। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, काफी बड़े बड़े आर्किटेक्चर बनाए गए, जैसे कि पिरामिड और जिगरेट्स। ऑर्गेनाइज रिलीजन और कल्चर, ये भी स्टार्ट हो गया। तो ये इसीलिए इन सब फीचर की वजह से इसको सिविलाइजेशन बोला जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिविलाइजेशन है, उसका बाकी सिविलाइजेशन से क्या, जो यहाँ पे ये वाला जो सिविलाइजेशन का है ना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि बाकी सिविलाइजेशन क्या थी, या भारत हड़प्पन सिविलाइजेशन यूनिक क्यों थी, ऐसा कुछ है, तो आप पहले तो मैप में चारों सिविलाइजेशन बना, खाली आईवीसी मत बनाओ। आप ऐसा मैप ड्रॉ करो, तो यहाँ पे इजिप्ट दिखा दो, इजिप्ट है, यहाँ पे मेसोपोटामिया है, यहाँ पे आईवीसी है, यहाँ पे चाइना, ये 4 सिविलाइजेशन है। ठीक, इनको आप मैप में दिखा दो, तो एक अच्छा सा वैल्यूएशन बन जाएगा। अगर कोई बहुत ही टू द पॉइंट है जिसमें ओवरऑल सिविलाइजेशन की बात करें, तो आप ये वाला मैप बनाओ। आईवीसी की बात करें तब आप आईवीसी खाली ये वाला मैप बनाओ। ठीक है, सिमिलरिटीज क्या है, जो चारों सिविलाइजेशन है यहाँ पे, इनमें सिमिलरिटीज क्या है। सब में रिवर वैली है, न पानी के किनारे ही काम होता था,
तो उसमें एग्जांपल लिख दो कि अलग अलग सिविलाइजेशन का एग्जांपल लिख दो। एग्रीकल्चर सरप्लस था, ये भी एक कॉमन फीचर है कि खाने पीने का रहेगा तभी सिविलाइजेशन सर्वाइव करेगा। अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर थे। सामाजिक स्तरीकरण था। तो अर्बन सेंटर इज डिफरेंट फ्रॉम अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का मतलब है कि ओवरऑल जो सिविलाइजेशन थी वो अर्बनाइजेशन कैटेगरी में आती है। बाकी शहर जो थे, अर्बन सेंटर, तो वो तो हर जगह थे, है ना, पूरा गांव ही नहीं था, कुछ कुछ सेंटर हर सिविलाइजेशन में थे, बट ओवरऑल सिविलाइजेशन खाली आईवीसी थी जो इसको शहरीकरण में आती है। राइटिंग सिस्टम, लेखन प्रणाली होना चाहिए, सब में था, और धार्मिक मान्यताएं भी सब में थी। व्यापार का नेटवर्क सब में था, ट्रेड नेटवर्क जो है वो सब में था, और टेक्नोलॉजिकल एडवांस भी सब में हुआ हर सिविलाइजेशन में। ठीक, तो इसमें अगर ऐसे क्रॉस है तो आप कुछ कुछ एग्जांपल लिखो, जैसे ब्रॉन्ज टूल, पिरामिड्स, और मतलब एक अलग अलग सिविलाइजेशन से एग्जांपल लिखो यहाँ पे। ठीक, आप इसको पढ़ोगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा। डिफरेंस, ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब सिविलाइजेशन से डिफरेंट क्या कि आईवीसी बाकी से अलग क्यों था। जियोग्राफिकल सेटिंग, भौगोलिक आधार सबका अलग अलग था। जैसे कि जो नाइल रिवर थी वो बहुत स्टेबल थी, जबकि येलो रिवर जो थी वो फ्लड करती थी। तो जो चाइनीज सिविलाइजेशन थे उसमें फ्लड बहुत आते थे, लेकिन जो इजिप्ट वाली सिविलाइजेशन थी उसमें बहुत स्टेबल थी वो। तो अलग अलग जियोग्राफिकल सेटिंग थी, भौगोलिक आधार सभी का अलग अलग था। प्रशासन प्रणाली भी सबकी अलग थी, जैसे कि एथेंस में डेमोक्रेसी थी। यहाँ पे राइटिंग सिस्टम्स भी, लिपियां भी अलग अलग थी, स्थापत्य शैली, आर्किटेक्चर स्टाइल भी अलग था, रिलीजियस सिस्टम भी अलग था सबका, और ट्रेड का टाइप भी अलग था। जैसे सिल्क रूट, मैरीटाइम, कुछ लोग थे वो सिविलाइजेशन सिल्क रूट का यूज करते थे, कुछ लोग मेनली मैरीटाइम का यूज करते थे। फिर कॉजेज ऑफ डिक्लाइन भी सबके अलग अलग हैं, वॉर, इन्वेजन और क्लाइमेट चेंज। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन का तो पता नहीं चलता है, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज है, लेकिन बाकी के तो पता है, बाकी के क्लियर कट रीजन है पतन के। वाई इंडियन सिविलाइजेशन एंड्योर्ड, जैसे वो वाला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में कि भारतीय सिविलाइजेशन ने कैसे कंटिन्यू रही, बाकी सब नष्ट हो गई। तो ये इसलिए थी क्योंकि बहुत एडॉप्टेबल था, अनुकूलित था, मतलब उसको रोक लेती थी। जियोग्राफिकल प्रोटेक्शन भी था, जैसे हिमालयाज भी और इधर ओशन था, समुद्र था, तो उसकी वजह से भौगोलिक सुरक्षा भी मिली। मौखिक परंपरा, जो लिखने पढ़ने का सिस्टम नहीं था तो लोगों ने जवानी ही चीजें याद कर ली, मौखिक परंपरा चल के आई भारतीय। तो मौखिक में ही गुरु शिष्य प्रणाली में वो गुरु से शिष्य में, शिष्य से अगेन उनके शिष्य में बदलता रहा। फिलोसफिकल फ्लेक्सिबिलिटी, दार्शनिक में भी काफी लचीलापन था, तो चीजें सुधरती गई टाइम के साथ। आर्थिक रूप से स्थिरता थी, आध्यात्मिक की निरंतरता थी, ज्ञान परंपरा, नॉलेज सिस्टम भी डेवलप थे, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस था, और आर्टिस्टिक लेगेसी भी थी, कलात्मक विरासत भी डेवलप हुई। तो ये सर पॉइंट्स हैं कि क्यों भारतीय सिविलाइजेशन अपने आप को बचा पाया। तो ये हो गया ओपनिंग क्या बोलते हैं, ओपनिंग एक्ट हो गया। जैसे कभी कॉमेडियन का एक्ट देखा है तो उसके पहले एक ओपनिंग एक्ट आता है, तो मेन समय रैना के आने से पहले एक ओपनिंग एक्ट आता है एक आदमी का, तो वो होता है। तो वही चीज है कि ये ऊपर के जो चैप्टर्स हैं वो सब ओपनिंग एक्ट हैं, मेन आता है ये एक्टर की एंट्री होती है यहाँ पे आईवीसी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, ऊपर जाने के चांस बहुत कम है, कभी कभी इक्का दुक्का पूछ लेता है, बट आईवीसी के चांस आने के बहुत है। इसको बहुत ही अच्छे से तैयार करो अलग अलग तरीके से, इसमें वैल्यूएशन जितना भी तैयार कर सकते हो उतना कर लो। आईवीसी का चैप्टर, वैदिक पीरियड का चैप्टर, मौर्य, गुप्ता, है ना, ये गुप्ता, ये 4 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, इसमें से बहुत फंस जाता है। आईवीसी, वैदिक, मौर्य, गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, पोस्ट मौर्य और बीच बीच के छोटे छोटे वो सब नहीं आते हैं ज्यादा, ये 4 तैयार कर लो, इन्हीं का ही ओवरऑल स्ट्रक्चर आप पता कर लो। बिफोर इंडिया, ओके, इंट्रोडक्शन में पूछा गया कि बिफोर इंडिया बिकेम लैंड ऑफ फिलोसफर्स इट वाज लैंड ऑफ टाउन प्लानर्स। जैसे अर्बनाइजेशन वाला क्वेश्चन आया तो उसमें आप ये डाल सकते हैं, दार्शनिकों की भूमि बनने से पहले भारत नगर नियोजन की भूमि था। तो इसमें इस तरह के डायग्राम बना सकते हैं, उसमें साइट्स दिखा सकते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक, हाँ, यूपीएससी जा रहा है प्री हिस्टोरिक में, यूपी पीसीएस भी जा सकता है प्री हिस्टोरिक में, जा सकता है, तभी तो मैं 1 घंटे से अपना मुंह पिरा रहा हूँ इसमें पढ़ाने के लिए। जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल चांस है, इसलिए तो मैं इसको समझा रहा हूँ, इतनी देर से पढ़ाया आपको। अगर नहीं जाता तो मैं पढ़ाता ही क्यों। तो बिल्कुल आप उसको बहुत, मैं कह रहा हूँ कि इन चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत करो, अच्छे से तैयार करो, पढ़ो उसको, लेकिन कंपेरेटिवली आईवीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, सब पढ़ के जाना है,
लेकिन जो जो मेन चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है, ये चीज है ना। छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्यूपी मटेरियल में हर एक पन्ना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से रटो। लेकिन वही है कि प्रोबेबिलिटी की बात, कि इन चैप्टर्स को मेन चैप्टर को रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी कम है, बट आ तो सकते ही हैं, पढ़ना तो आपको सब कुछ है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, 1921। प्रीलिम्स का जो भी फैक्ट आप लोग पढ़ते हैं ना, बिल्कुल याद करके रखो और मेंस में उसको यूटिलाइज करो। जो बहुत ऐसे अलग अलग नहीं देखना है आपको कि प्रीलिम्स का अलग है मेंस का अलग है, उसके जो फैक्चुअल चीजें होती है उन्हें आंसर में यूज करोगे ना स्मार्टली इंट्रोडक्शन में, तो बहुत काम आता है। अगर आपने आईवीसी को कोई भी आंसर लिखा, उसमें लिख दिया कि डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी 1921, काफी अच्छा वैलिडेशन है, नाम भी आ गया, ईयर भी आ गया, तो इट्स वेरी गुड। तो आप इसको यहीं इसी से एक सिंपल से फैक्ट से आप अपने इंट्रोडक्शन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सटेंट लिख दो इसमें, फिर साइट डिस्ट्रीब्यूशन बता दो कि कहाँ कहाँ साइट्स थी इंडस सरस्वती बेसिन में, इंडस सरस्वती बेसिन में, और क्रोनोलॉजी, इसका टाइम पीरियड भी बता दो यहाँ पे कि अब जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के उसके भी टाइम पीरियड थी। अर्ली टाइम पीरियड था 6000 से 2600 BC, मेच्योर आया 2600 से 1900, और लेट हड़प्पन पीरियड 1900 से 1300। तो 6000 से 1300 तक का पीरियड जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उसके 3 फेजेस में, ठीक है। ओके, सो करंट अफेयर्स एंड न्यू डिस्कवरीज, ये करंट अफेयर्स वाला चैप्टर भी है वहां पे। तो अलग अलग करंट अफेयर्स की, जैसे राखी गढ़ी में 5000 ईयर ओल्ड वाटर सिस्टम की खोज हुई, डीएनए की कंटिन्यूटी भी खोज हुई थी, पट्टाबेट जो है सेटलमेंट वो भी खोज हुआ था। तो ये करंट अफेयर्स को आपको इंट्रोडक्शन में डालना है। मेहरगढ़ में खोज हुई, और रतालिया डी ढेरी ये भी खोज हुई थार डेजर्ट में। तो ये जो साइट्स है इनका, ये करंट अफेयर्स है। आप करंट अफेयर्स को एग्जाम्पल में यूज करो या इंट्रोडक्शन में यूज करो, कहीं ना कहीं डालो करंट अफेयर्स। तो जैसे मैंने कल सिखाया था कि हिस्ट्री में करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। आप हिस्ट्री में अगर करंट अफेयर्स लगाओगे, इट विल बी चेरी ऑन द केक, जैसे कि दाल में तड़का, ठीक है, तड़के वाली दाल। तो अगर आप खाली हिस्ट्री में हिस्ट्री लिख के आओगे तो वो सिंपल दाल हो गई। अगर उसको दाल मखनी और दाल तड़का बनाना है तो उसमें फिर आपको करंट अफेयर्स डालना ही पड़ेगा, ठीक। सर एक एग्जांपल दीजिए। ये तो है ना एग्जांपल, जैसे ये लिखा, जैसे मान लो कि आईवीसी साइट से आया है ना क्वेश्चन, तो आप इंट्रोडक्शन में क्या डाल सकते हो एग्जाम्पल? आप ये बोल सकते हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसे है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के 100 साल पूरे हुए हैं। जैसे 1921 में खोज हुए थे ना, 1924 के आसपास, है ना, अभी 100 साल पूरे हुए थे 24 में शायद। तो आप उसको बोल सकते हो कि इसके 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। तो एक तरह से ये इंट्रोडक्शन में आप शुरू कर सकते हो, इट हैज कंप्लीटेड, ये इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको इंट्रोडक्शन में ऐसे या फिर आप ये बोल दो कि अभी रिसेंटली यहाँ पे राखी गढ़ी में डीएनए की कंटिन्यूटी की खोज हुई है, जिससे ये साइट काफी न्यूज में थी। ये एक सांस्कृतिक या फिर ये जो सिविलाइजेशन चीज है वो दिखाती है। देन यू स्टार्ट योर मेन आंसर। तो एक शुरुआत में आपने तड़का मार दिया, उसके बाद में अपना मेन लेके चले आओ, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, कहीं ना कहीं वहां लिख दो, वहां नहीं लिख पाते तो कंक्लूजन में लिख दो कि अभी रिसेंट में जो साइट डिस्कवर हुई है या ये चीज हुआ है, ये भी दिखाता है कि हमारी जो संस्कृति है वो आज भी डेवलप हो रही है, चीजें हम आज भी निकल रही हैं, वो पता चल रही है, ऐसे करके यू कैन राइट समवेयर। आपको फिट करना है कंक्लूजन में, या इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, अगर या फिर किसी बीच में उदाहरण की तरह। तड़का तो मारना है, अदरवाइज आपको खाली प्लेन दाल का पैसा मिलेगा। दाल मखनी वही में 1 रुपए का तड़का मार के वो 50 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना। तो वही चीज करना है आपको, थोड़ा सा तड़का मार के नंबर बढ़ाना है। ग्रिड बेस्ड प्लानिंग, ग्रिड योजना, देखो ये क्या है कि अर्बन फीचर्स और आर्किटेक्चर, क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्बन फीचर क्या थे आईवीसी के। तो ग्रिड बेस्ड प्लानिंग थी, ग्रिड योजना थी, क्षेत्र का विभाजन था, जो ब्रिक्स थी, ईंटें थी, वो काफी मानकीकृत थी, मतलब स्टैंडर्ड थे, जैसे कि 1:4 का रेशियो भी था उसमें, है ना। तो ये रेशियो भी याद रखो, ये नंबर लिखने हैं आपको, नंबर, नाम, ये सब लिखना बहुत जरूरी है। जिसने 1:4 नहीं लिखा, जिसने वो, उसका पॉइंट इनकम्प्लीट है। ड्रेनेज सिस्टम, कवर ड्रेन्स थे मोहनजोदारो में, वो भी लिखना है। सार्वजनिक भवन, और कौन सा चीज पे कहाँ पे मिला वो भी लिखना है। तो हम प्रीलिम्स में नहीं याद करते हैं कि यहाँ पे ये मिला है, वहां पे वो मिला है, तो उसको आप उदाहरण में लिखो। जैसे कि कॉमन बात है, ग्रेड बात है, कहाँ मिला है, मोहनजोदारो में मिला है, एग्जाम्पल में लिख दिया। ग्रेनरी कहाँ पे मिला है, हड़प्पा में मिला है। डॉकयार्ड कहाँ पे मिला, लोथल में मिला है। तो आप जब लिखो तो एग्जाम्पल साथ में डालते जाओ, साइट का एग्जाम्पल डालो। आवासीय योजना मोहनजोदारो धोलावीरा में मिली है। फोर्टिफिकेशन कहाँ मिला है, कालीबंगा में, धोलावीरा में। ये सब इसके फीचर थे, साथ में साइट के एग्जाम्पल, ठीक।
आर्ट एंड कल्चर, स्कल्पचर, स्कल्पचर में क्या क्या था, प्रीस्ट किंग था, रेड सैंडस्टोन, डांसिंग गर्ल्स, साथ में कहाँ मिली वो भी लिख दो। टेराकोटा आर्ट, टेराकोटा आर्ट में कहाँ पे, मदर गॉडेस और कालीबंगा। मुद्राओं में पशुपति की सील, यूनिकॉर्न मोटिव, ये सब थे। मृत भांड या पॉटरी में रेड ब्लैक वेयर, कालीबंगा में मिला है। आभूषण चाहुंदारो, लोथल में मिला है। ठीक। नेचर ऑफ सोसाइटी क्या थी, अर्बनाइजेशन मतलब आईवीसी के टाइम पे नेचर ऑफ सोसाइटी क्या थी, अर्बन सेंटर था, शहरी था। आर्थिक जीवन क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था पूरा। परिवहन क्या था, बुलक कार्ट्स, बोट्स, ये सब चलती हैं। क्राफ्ट सिविलाइजेशन थी, पता था लोगों को। रिलीजन क्या था, नेचर बेस्ड था, कोई बहुत टेम्पल्स और ये सब चीजें नहीं थी। टोटली नेचर बेस्ड नहीं था, नेचर को मेन मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ जैसे पशुपति की सील थी, है ना, तो ये भी दिखाते हैं कि अलग अलग शिवा और इन सब की भी पूजा होती थी, है ना, बट वो ऐसा ह्यूमन फॉर्म में नहीं होती थी, एक आइडेंटिफिकल फॉर्म में होती थी। जैसे शिवलिंग भी मिला है, पशुपति भी मिला है, मदर गॉडेस मिला है, और वो यौगिक वाला भी मिला है ना, जो यौगिक शिवा। तो वो जो यौगिक पोस्चर वाला है, बहुत सारे लोग उसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि वो भी एक शिवा की एक मूर्ति है। तो वो भी कंट्रोवर्शियल है कि मूर्ति फॉर्म में यूज करते थे, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो अब आंसर मिल सकता, तो सिंबॉलिक ही मेनली था, खाली अदर देन योगी पोस्चर सब सिंबॉलिक ही है। तो यूनिक मदर गॉडेस वाला है यहाँ पे। सोशल स्ट्रक्चर क्या था, इगैलिटेरियन है ना, इगैलिटेरियन येट क्लास डिफरेंसेस, मतलब सब में समानता थी, फिर भी क्लास डिफरेंस होता था, क्लास डिफरेंस था उसमें, ऐसा नहीं था कि सब बराबर थे, है ना। आपने वो मोहनजोदारो मूवी देखा होगा, तो देखा होगा ऋतिक रोशन बहुत गरीब परिवार से था, फिर जो उसकी जो हीरोइन होती है वो बहुत राजा की बेटी होती है, तो क्लास डिवीजन दिखता है। जो गरीब लोग होते थे, कृषक लोग, वो नीचे रहते थे, और जो अमीर और वो हायर क्लास होते हैं वो सिटाडेल पे ऊपर रहते थे। तो वो नीचे से ऊपर जाता है सिटाडेल के ऊपर, तो वहां देखते हैं कि पूरा शहर अलग बसा हुआ है। तो वो तो क्लास डिवीजन था वहां पे, राजा वाला सिस्टम नहीं होता था, लेकिन चीफ होते थे, चीफ क्लैंस थे अलग अलग, उसके चीफ होते थे। राइटिंग सिस्टम क्या था, वो क्या बोलते हैं, मैंने मोहनजोदारो मूवी देख ली थी ऋतिक रोशन वाली, तो उसमें एक सीन आता है कि मोहनजोदारो के टाइम पे ऋतिक रोशन होता है, तो एक्ट्रेस जो होती है वो मार्केट में होती है, अचानक से वो काबुल का घोड़ा आता है बहुत सारा पागल सा, वो एक्ट्रेस के पीछे पड़ जाता है, तो ऋतिक रोशन उसको बचाता है घोड़े को पकड़ के, और फिर वो मतलब वहीं से लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने तो देखा, तो मुझे बहुत मूवी अच्छी लगी, ये सब याद हुआ। फिर तभी उसी साल एग्जाम में पूछ लिया यूपीएससी ने कि इन लोगों को आईवीसी को पता था कि घोड़े के बारे में कि नहीं, तो मुझे वो सीन याद आ गया कि ऋतिक रोशन ने तो पकड़ा था, तो जब आईवीसी के बारे में तो उसने पकड़ा था, तो पता तो होगा ही कि घोड़ा है, तभी तो पकड़ा था उसको। वो बोलता भी है ये तो अरबी घोड़े हैं, बड़े अच्छे घोड़े हैं, तो मैंने हाँ कर दिया, यस, और पता चला उन्होंने यूपीएससी ने उसको नो बना दिया, तो वो मेरा आंसर गलत हो गया, वो मूवी बेस्ड आंसर था। वैसे काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, बट यूपीएससी ने ये बोला था कि घोड़ा नहीं है ना, हमने किताबों में पढ़ा घोड़ा है, और मैंने तो मूवी मुझे याद है कि घोड़ा था। अब मुझे तो मतलब क्या बोलते हैं, केस करना हो कर दो, सीधे मूवी का एग्जांपल दे दो कि देखो उस मूवी में तो दिखाया है मोहनजोदारो, फिर पता चला कि मूवी वाला लिख के आएगा कि देखो शुरुआत में मैंने डिस्क्लेमर दिया है कि चीजें काल्पनिक हैं, तो चीजें काल्पनिक है तो मोहनजोदारो और ये सब नाम क्यों रख रहे हो भाई। एनीवे, बट वो सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अभी बताते हैं, है ना, ये खत्म कर लेते हैं फिर डाउट लेते हैं, सॉरी। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि घोड़ा नहीं है ऐसा यूपीएससी मानता है, तो आप भी इस चीज को ध्यान देना अगर क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है। बाकी किताबों में तो लिखा है कि घोड़ा था, है ना। वो जो एक कंकाल मिला था ना, तो जब ये आया कि घोड़ा नहीं था, तो लोग पूछने लगे कि वो क्या था, तो सब बोलते हैं वो गधा था, वो घोड़ा नहीं था, घोड़ा शेप का था, ऐसे जानवर था, उसके 4 टांगे थी, लेकिन घोड़ा नहीं, वो गधा था, इसलिए इनको हॉर्स के बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट जस्टिफिकेशन गिवन, बट एज पर यूपीएससी घोड़ा दे वर नॉट अवेयर। ठीक है, मेटलर्जी, इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी और साइंस, और टेक्नोलॉजी और साइंस में मेटलर्जी, धातु कर्म भी पता था, कॉपर ब्रॉन्ज की ये सब चीजें बनाते थे, मूर्ति वगैरह, और ब्रॉन्ज को मेल्ट करना भी आता था उनको, तो उसको क्या बोलते थे, जो क्या बोलते डांसिंग गर्ल बनाया उसको बोलते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये टेक्निक का यूज करते थे वो मूर्तियां बनाने के लिए। ये क्या होता है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है, बेसिकली इसमें जो मोम होता है ना, मोम, उसके ढांचे बना लेते हैं, मोम का एक डाई बना लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं। मान लो ऐसे मूर्ति बना दी है ना, ऐसे मूर्ति बना दी, और उसके वो मोम की बना दी, उसके ऊपर फिर वो क्या बोलते हैं क्ले का बना के मोल्ड बना देते हैं,
रेत को भर के, सैंड को भर के यहाँ पे भर देते हैं और पानी वानी डाल के उसको चिपका देते हैं, तो बीच में क्या होता है, जगह बच जाती है। फिर उसको पकाते हैं, मतलब भट्टी पे रख के पकाते हैं, तो ये जो सैंड होती है वो एकदम हार्ड हो जाती है और अंदर का जो मोम होता है वो पिघल के निकल जाता है। एक रास्ता बना देते हैं यहाँ पे, तो वो मोम पिघल के बनाया, तो बीच में क्या हो जाता है, खाली जगह। फिर जिस रास्ते से निकलता है उधर ही एक रास्ता होता है, उस रास्ते में पिघला हुआ मेटल डाल देते हैं, मतलब ब्रॉन्ज डाल दिया है ना, तो पिघला हुआ वो डाल दिया, तो फिर वो अंदर खाली जगह पे भर जाता है और वो एक तरह से वही शेप ले लेता है जो मोम का था। पहले मोम निकल गया, खाली जगह हो गई, वहां पे पिघला हुआ है और वो लग गया, तो वैसे ही शेप का बन जाता है वो, है ना। तो दिस इज कॉल्ड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये काफी अच्छा टेक्नोलॉजिकल विकास था जो इन लोगों ने ढूंढ लिया था उस टाइम पे, ठीक है। सिग्निफिकेंस, अब आईवीसी का सिग्निफिकेंस क्या है? अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था, प्रारंभिक था, उन्नत नजर योजना थी, व्यापार का काफी विस्तार भी था, ट्रेड नेटवर्क थे और क्लाइमेटिक रिलेशंस भी बताते जलवायु के बारे में। चैलेंजेस, अनडिसिफर्ड स्क्रिप्ट अभी तक पता नहीं है, अनक्लियर पॉलिटिकल सिस्टम, अस्पष्ट शासन। इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ 1 मिलियन 2 मिलियन का अवार्ड भी रखा है, जो लोग पढ़ के दिखा देगा उसको 2 मिलियन मिलेगा। अस्पष्ट शासन, रोल ऑफ वुमेन, महिला स्थिति भी स्पष्ट थी। महिला की स्थिति क्या थी? वैसे तो लिखा है कि अस्पष्ट थी, बट फिर भी अच्छी थी, है ना। वो मदर गॉडेस का एग्जांपल दे सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक महिला की स्थिति क्या थी वो नहीं पता, लेकिन खराब नहीं थी, है ना। जब बाद में तो पता कि खराब थी, मदर गॉडेस है तो मतलब समझ लो कि अच्छी ही थी। और बाकी डिक्लाइन मिस्ट्री, कि डिक्लाइन क्यों हुआ वो भी पता नहीं है। तो ये सब चीजें हैं। डिक्लाइन के अलग अलग थ्योरीज, क्लाइमेट वाली थ्योरी, नदी वाली थ्योरी, बाढ़, आर्य और व्यापार पतन और पर्यावरण क्षरण, ये सब आ जाता है। लेगेसी और कंटिन्यूटी क्या है? नगर योजना सिखाया, स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण सिखाया, ड्रेनेज सिखाया, धार्मिक कंटिन्यूटी सिखाया और कला की विरासत को सिखाया। ये सब इसकी लेगेसीज है। ब्रॉन्ज आर्ट और डांसिंग कला, ऐसा एक क्वेश्चन अलग से आया था, है ना, उसके बारे में अलग से लिखा हुआ है कि ब्रॉन्ज आर्ट और कैसे था। तो ब्रॉन्ज आर्ट में वो लॉक्स वैक्स टेक्निक का यूज करते थे। प्रॉपर क्वेश्चन आया हुआ है डांसिंग गर्ल वाला, है ना, इसीलिए वो टेक्निक मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है लॉस्ट वैक्स। तो ये टेक्निकली बहुत अच्छी टेक्निक थे, वो काफी उन लोगों ने सीख ली थी। डांसिंग गर्ल काफी एडवांस टेक्निक थी। डांसिंग गर्ल का बनाया था। फिर दाइमाबाद के जो ब्रॉन्जेस थे वो भी काफी फेमस थे, उनमें बफेलो, एलिफेंट, चैरिट ये सब भी मिला है। कंक्लूजन, IVC was not just a civilization, it was a prologue of Indian culture। खाली ये एक सिविलाइजेशन नहीं थी, है ना, सिद्ध सभ्यता खाली सिविलाइजेशन नहीं थी, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की प्रस्तावना थी। फाउंडेशन ऑफ अर्बन कल्चर, ट्रेड एंड कल्चर कंटिन्यूटी इन इंडिया वाज गिवन बाय IVC। भारत में नगरीकरण, व्यापार और संस्कृति की निरंतरता की जो आधारशिला है वो IVC ने रखा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो ये शुरुआत के 4-5 चैप्टर हो गए। अब आज के लिए इतना ही, 10:30 हो गया। अब इतने में किसी को कोई डाउट है? कल एक्स्ट्रा 1 मिनट रुको।